सो वेलकम बैक। दिस इज़ थर्ड पार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पहले हमने पहला और दूसरा पार्ट आप सभी को बता दिया। मेरा नाम विजय है और आप ई पाठशाला चैनल पे क्लास 9th का ये न्यू सेशन के हिसाब से वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश करी थी और अभी हम तीसरे पार्ट में उसके आगे बढ़ने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इस पार्ट के अंदर हम मेन समझने की कोशिश करेंगे द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल या द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव या टू सर्वाइव, यानी कि जीवित रहने के लिए संघर्ष कैसे फ्रांस के लोगों को करना पड़ रहा है। वो एक इमेज आपको डिपेक्ट करके दिखाई दे रही है। दोस्तों ये इमेज आपकी क्या कहते हैं किताब में बना हुआ है और इस एक एक्टिविटी के लिए आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित करा गया है, वो इसमें आपको बताना है। मतलब ये इमेज तो यही दिखाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से फ्रांस में जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे उनका जीवन कितना ख़राब हो रखा था और इसकी वजह से उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हालांकि यहाँ पे कुछ फ्रेंच में जिस भी आर्टिस्ट ने ये पिक्चर्स बनाई है उसने फ्रेंच में कहीं ना कुछ लिखने की कोशिश करी है जिससे वो डिफाइन कर रहा है। ये एक मकड़ी के रूप में कुछ दिखाया हुआ और यहाँ पे एक मक्खी के रूप में कुछ दिखाया हुआ है और इससे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो नॉर्मल एक पर्सन है वो टैक्स पे टैक्स दिए जा रहा है, लेकिन जो मकड़ी है वो शांत ही नहीं बैठ रही है। तो डिफाइन करने के लिए कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुलीन व्यक्ति एरिस्टोक्रेसी क्लास मकड़ा है और किसान एक मक्खी की तरह है। और यहाँ पे लिखा हुआ है शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब टैक्स के रूप में फसल दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, फिर भी उसका लालच बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है पर वह उसको एक नज़र तक देखता नहीं। तो इसमें एक सिंबल में ये दर्द दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि फ्रांस के जो लोग थे जो ऑफकोर्स बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन ज़मींदार जो ऑफकोर्स बड़े बड़े लैंड ऑनर्स जिन्हें हम नोबेलिटी क्लास बोलते हैं वो जनता से सिर्फ टैक्स वसूलना जानते थे। हालांकि उनकी ख़राब स्थिति के बारे में वो लोग सोच भी नहीं रहे थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम फ्रांस के लोगों को हो रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि फ्रांस की क्रांति अगर हुई तो उसके 3 पहलू कौन से। अगर आपको ये ग्रेवी समझ में आ जाती है तो आपको कॉज समझ में आ जाएगा और आप बहुत आसानी से चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर पाएंगे। सो इन दिस पार्ट अभी हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस की क्रांति अगर हुई भी तो किस वजह से हो रही थी। तो फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पॉलिटिकल रीज़न यानी कि राजनीतिक कॉज, सोशल कॉज यानी कि सामाजिक कॉज, इकोनॉमिक कॉज, और ये सारे कारणों की वजह से फ्रांस की क्रांति जो थी वो इतने बड़े और विशाल रूप की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल रीज़न क्या था, सोशल रीज़न क्या था। पॉलिटिकल रीज़न देखिए, हमें पता था कि जो फ्रांस है उसमें जो हायरार्की सिस्टम है कि पिता के मरने के बाद बेटा ही आएगा, तो ये पॉलिटिकल कॉज था, एक सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई होगी। क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता था कि फ्रांस के राजा की शादी यानी कि लुईस 16 की शादी ऑस्ट्रिया की रानी प्रिंसेस मैरी एंटोनी गेट के साथ हो चुकी थी, लेकिन पॉलिटिकल कारण की वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सत्ता में इसी को ही लाया गया, जबकि किसी और को भी लाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि हायरार्की सिस्टम चल रहा था, परिवारवाद चल रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। और लुईस ने पॉलिटिकली डिसीजन गलत लिया। क्या डिसीजन गलत लिया कि मान लीजिए कि उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर जो भी थे वो वॉर में इंगेज रहते थे, लेकिन लुईस 16 जो था जब उसने अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर लड़ रहा था और अमेरिका की मदद करा रहा था उनको आज़ाद कराने में, तो उनको इतना पैसा कर्जा नहीं लेना चाहिए था। और उसके बाद ऑफकोर्स अपनी रेगुलर जो भी उसके खुद के खर्चे थे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए जो उसको मेंटेनेंस की कॉस्ट लग रही थी उसके लिए उसने टैक्स बढ़ा दिया। इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से उसके टाइम पीरियड पर उसे फाइनेंशियली जितने भी रिसोर्सेज थे वो पूरी तरीके से खाली होते जा रहे थे। उसकी ट्रेजरी मीन्स खजाना, उसका खजाना पूरा खाली होता जा रहा था। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल डिसीजन मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल कॉज इस वजह से बना होगा कि फ्रांस की क्रांति में सभी लोगों ने पूरी तरीके से राजा को हटाने की मांग करी थी। देखो क्रांति जो होती है ना वो मतलब समय मांगती है
इंस्टेंट बदलाव जो होता है वो बदला होता है, विरोध होता है, लेकिन जो क्रांति होती है, जो रेवोल्यूशन होता है, उसमें बहुत समय लगता है। सारे लोगों का इंगेजमेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक कारण नहीं बन रहा, कारण बहुत सारे बनते जा रहे हैं। एक ये पॉलिटिकल कारण था, दूसरा आप देख लेते हैं, एक है सोशलॉजी कारण, सोशल सामाजिक कारक। सामाजिक कारण बहुत आसान था कि सोसाइटी के अंदर, फ्रांस की सोसाइटी में जनता का डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा था कि फर्स्ट स्टेट को टैक्स नहीं देना है, सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं देना है, थर्ड स्टेट जो जनसंख्या में 97% है उन्हें ही टैक्स देना पड़ रहा है। और ये सबसे बड़ा सोशल कॉज था। सोशल कॉज में ये था कि नोबिलिटी और क्लर्जी जो थे वो अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते थे और ऑफकोर्स राजा को किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया करते थे। इवन चर्च जो होता था वो तो खुद टैक्स लेता था, टीथ नाम का टैक्स हमें पता था। और जबकि बेचारे थर्ड कैटेगरी के लोग, जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे, चाहे वो किसान हो सकते हैं या मैं कह सकता हूँ कि नोबिलिटी क्लास में, नोबिलिटी की ज़मीनों पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं, उनके सर्विस, उनकी आर्मी में सर्विस देने वाले लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे लोग अगर आप देखें तो वो सारे के सारे लोग पूरी तरीके से थर्ड कैटेगरी के लोगों में से ही आते थे। मतलब क्लर्जी कभी भी नोबिलिटी को सर्विस नहीं देगा, नोबिलिटी कभी भी क्लर्जी को सर्विस नहीं देगा। अगर सर्विस देनी होगी तो ये थर्ड कैटेगरी के लोगों में से ही किसी को सर्विस देनी पड़ती थी। और ये समाज के अंदर ऊंच नीच जो था ये बिल्कुल गलत था कि अगर विशेष अधिकार का इस्तेमाल हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ विशेष अधिकार का इस्तेमाल क्या कहते हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी यानी कि अभिजात वर्ग और साथ में जो पादरी वर्ग था, धार्मिक वर्ग था, वो मजे मार रहा था, थर्ड कैटेगरी के लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक कारण। इकोनॉमिक मतलब पैसे से संबंधित, इकोनॉमिक मतलब क्राइसिस से संबंधित, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ये भी एक कारण था। देखो आपको ना ये समझना होगा, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, इसमें आपको ये समझना होगा कि आपकी ड्राइंग के अंदर एक आपकी किताब के अंदर ये एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में बताया हुआ है कि फिगर नंबर 4 को आपको इन शब्दों से भरना है। सिंपल सा मतलब बस ये समझ लीजिए कि अगर कभी भी फसल, किसी ज़मीन पे अगर फसल नहीं होती है तो सिंपल सी बात है, जो फसल स्टोरेज में पड़ा हुआ है वो फसल हो जाएगा महंगा। और जब ये फसल महंगा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, जनता को सामान महंगा मिलेगा। तो इस हिसाब से पूरा बॉक्स आपको भरना है और भरने के बाद पूरा रिजल्ट बताना है कि क्या क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ये बॉक्स भरने के लिए आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं और या तो आप नेट की मदद ले सकते हैं, गूगल बाबा की मदद ले सकते हैं, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, उसमें इसका सॉल्व भी आपको मिल जाएगा। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि जब फूड फेलियर होता है, जब बैड क्रॉप होती है, यानी कि जब फसल सही तरीके से पैदा नहीं होती है, तो ऑफकोर्स जो चीज़ें कम पैदा होती है उसकी सप्लाई जो है कम जा रही है, कम जा रही, तो ऑफकोर्स वो महंगी बिकेगी। इसकी वजह से फ्रांस के अंदर भी यही सीन हुआ कि वॉर के अंदर इंगेज होने की वजह से फ्रांस जो था ज़्यादातर अपना मटेरियल जो था अपने सैनिकों को भेज दिया करता था और खुद उसके देश के जो लोग थे वो खराब और महंगी चीज़ें खरीदा करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जब प्रोडक्शन जो था, जो ग्रेन का यानी कि जो अनाज का प्रोडक्शन जो था जब लेस होने लग गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, अकाल पड़ने लग गया। और अकाल पड़ने की वजह से वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, जैसे हम निर्वाह संकट बोलते हैं, यानी कि लोगों को खाने पीने की कमी आ गई बहुत ज़्यादा, और इसे ही हमने आर्थिक संकट बोला है। आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये सब्सटेंस क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस का पार्ट है। इसीलिए सारी ग्रेवी बनती चली गई और फाइनली फिर आपको पता चला होगा कि 14 जुलाई 1789 के दिन ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया और वहाँ पे फिर राजा को पूरी तरीके से शासन से हटना पड़ गया। दैट इज़ वाई, देखिए क्रांति एकदम से नहीं होती, ये सारे कॉजेज थे, बुक में ही लिखे हुए हैं लेकिन उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिलता। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी समाज के अंदर और जब क्रांति हो गई तो फाइनली हमें ये समझ में आया कि क्रांति करने के लिए धीरे धीरे लेट, मैं कह सकता हूँ कि लेट 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में समाज में विशेष अधिकार को ख़त्म करने की बात करी गई और ये भी कहा जाने लग गया कि अब नॉर्मल जनता को अधिकार होना चाहिए। इसके लिए हमें पहले से पता था कि समाज में 3 कैटेगरी के लोग होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ता चला गया फ्रांस के अंदर, उनमें से एक थर्ड कैटेगरी निकल के आई और इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस कैटेगरी को कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को हिंदी में कहा जाता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग ये वो वर्ग हुआ करता था दोस्तों जो बड़े व्यवसायी वर्ग, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये थे मिडिल क्लास पीपल। लेट 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने
काफ़ी पैसा ट्रेड और अपने प्रोफेशन के हिसाब से कमाना चालू करा और इन्होंने ही समझा कि समाज के अंदर अब जनता को अपने अधिकार के बारे में और अपने हक के बारे में लड़ना चाहिए, समाज में चीज़ें बदलनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, फ्रांस की क्रांति से पहले अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन हो चुका था। अमेरिका, यूएस की हम बात करें, यूएस की 13 कॉलोनी को किसने आज़ाद करवाया था? ऑफकोर्स फ्रांस ने मदद करी थी। और जब ये आज़ाद हो गए थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने सिटीजन्स के अधिकार के बारे में बात करी थी। दैट इज़ वाई ये जो मिडिल क्लास लोग थे जो उभर रहे थे, इन मिडिल क्लास के लोगों ने यूएस के संविधान से अपनी प्रेरणा ली। इन्होंने समझा कि हाँ, जब यूएस जो है, जो अभी रिसेंटली आज़ाद हुआ है, फ्रांस ने खुद उसकी मदद करी है, यहाँ पे इन लोगों ने सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए, अपने सिटीजन्स को, लोगों को राइट टू स्पीच दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, बोलने का अधिकार दिया। तो ये चीज़ हमारे देश में क्यों नहीं हो रही है? सो दैट इज़ वाई मिडिल क्लास के लोगों ने इस पर सवाल उठाना चालू करा और फिर फाइनली हमने डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट थॉट्स के लोगों की बुकें पढ़नी चालू करी। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जब ये मिडिल क्लास बहुत अच्छा हो गया, समृद्ध हो गया, तो इन्होंने बुकें लिखी और इसीलिए मिडिल क्लास जो था उन्हीं में से पॉलिटिकल फिलोसफर भी निकले। पॉलिटिकल फिलोसफर में हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में इन पॉलिटिकल फिलोसफर का बहुत योगदान रहा, जिसका नाम जॉन लॉकी है, रूसो है और मोंटेस्क्यू है। इन्होंने डिफरेंट टाइप से, इन्होंने जब यूएस से इंस्पिरेशन ली तो इन्हें समझ में आया कि हाँ, समाज को बदला जा सकता है। समाज को बदलने के लिए इन्होंने कुछ नहीं लिखा, इन्होंने बुक्स लिखनी चालू करी। इन्होंने बुक लिखी, जॉन लॉकी ने बुक लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि सिटीजन्स, द डॉक्ट्रिन, द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क, यानी कि परमात्मा के सिद्धांत और सम्राट के पूर्ण अधिकार की आलोचना करना। टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट में समझाने की कोशिश करेंगे कि राजा के अधिकार क्या होते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए। दूसरा, रूसो ने जो अपनी बुक लिखी थी वो लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से अगर किसी भी जगह का कोई राजा होता है तो वो कैसे अपनी प्रजा के लिए काम करे। तो राजा और प्रजा के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सामाजिक बंधन होना चाहिए, सामाजिक अनुबंध होना चाहिए, जिसके हिसाब से राजा को काम करना चाहिए या वहाँ के प्रतिनिधि को काम करना चाहिए, जो फ्रांस में नहीं हो रहा था। और उसके बाद मोंटेस्क्यू ने भी एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। मोंटेस्क्यू ने ये बात लिखने की कोशिश करी कि समाज के अंदर अगर सिद्धांतों के हिसाब से समाज को चलाना है तो हमें पावरों को डिवाइड करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, जो फ्रांस की क्रांति में हुई थी। और बाद में जाके इन्हीं से ही लोगों ने प्रेरणा ली और हमारे देश के संविधान के अंदर भी हमने यही प्रोसेस अपनाने की कोशिश करी जब हम अपने देश का संविधान बना रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में ये मिडिल क्लास जो था, सिर्फ फ्रांस की क्रांति में नहीं, आने वाले जब आप 10th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो ये भी मिडिल क्लास जो था ये समाज में बदलाव चाहता था। इसके बारे में डिटेल में हम और आगे पढ़ेंगे। वीडियो के इस वाले पार्ट में इतना ही था जो बेसिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और फ्रांसीसी क्रांति की आई होप आपको इनिशियल बैकग्राउंड समझ में आया होगा कि कौन कौन से कॉज थे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी और फिर मिडिल क्लास के लोगों का क्या रोल रहा था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। लेट्स मीट इन अनदर पार्ट। जय हिंद, जय भारत।